नमस्कार। अभी तक के भारतीय इतिहास की श्रेणी में हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसपे हमने लगभग हिंदू सूफी आंदोलन तक, हमने भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन तक विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। अब आज से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वह होगा मुगल वंश, जो कि काफ़ी विस्तृत टॉपिक है और इससे क्वेश्चन प्री मेंस में बहुत अधिक बनते हैं, बनने की संभावना रहते हैं। ठीक है, तो उसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है इनकी, बहुत इनकी स्थापना में इनका योगदान रहा, चित्रकारी में इनका योगदान रहा, इनके शासकों का क्या राज्य व्यवस्था थी, क्या किस तरीके से शासन किया करते थे, कौन सी पद्धति अपनाते थे, कितने आक्रमण किए और उन आक्रमणों में क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया, उन सब के बारे में, मुगल वंश के बारे में विस्तृत रूप से हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए अध्ययन करते हैं मुगल वंश। एक मोटा मोटा पहले एक वंशावली मुगल वंश और उनके बारे में देख लें कि बाबर, हुमायूं, अकबर कौन थे। एक मोटा मोटा देख के फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे? जो मुगल थे वो तैमूर के 5वें वंशज थे और तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। और इस वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक है या जिसने मुगल वंश की स्थापना की, वो माना किसको जाता है? बाबर को। ठीक है, बाबर को तैमूर वंश का मुगल वंश का शासक माना जाता है। इसके द्वारा अगर इसके इतिहास के बारे में देखें तो इसके द्वारा महत्वपूर्ण 4 लड़ाइयाँ, पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, ये 3-4 लड़ाइयाँ इसके द्वारा लड़ी गई थी जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी। उसके बारे में यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो स्थापना में योगदान दिया उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल। लेकिन इन सब में जो इनका महत्वपूर्ण पुत्र था वह कौन था? हुमायूं। उसी को इन्होंने, बाबर ने हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, हुमायूं ने भी शासन किया और लेकिन इसी के काल के बीच में एक सूरवंश का शासक शेरशाह सूरी, जहाँ इसमें है नहीं उनके बारे में, तो शेरशाह सूरी आते हैं जो इनके साथ युद्ध चौसा और विलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध लड़ते हैं। उसमें इनकी हार होती है हुमायूं की और फिर ये 10-15 साल तक शासन व्यवस्था से दूर रहते हैं और शेरशाह सूरी उस समय इस वंश का शासन, सूर वंश का संस्थापक बनकर इस वंश में शासन करता है दिल्ली की सल्तनत पर। तो उनको देखेंगे। फिर ये वापस आते हैं, सरहिंद मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद अपना शासन बना लेते हैं, लेकिन फिर इनका मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पुत्र अकबर बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा। अकबर के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इन्होंने क्या क्या योगदान किया। जजिया कर की समाप्ति, मजहर की उद्घाटना, इबादत खाने की उद्घाटन, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना। ठीक है, ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किए गए। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उनके बारे में समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अकबर का पुत्र जहांगीर होता है, जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं। जहांगीर के 2 पुत्र खुसरो और शाहजहां होते हैं। खुसरो के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो है कि जहांगीर से बगावत कर लेते हैं खुसरो, इनके पुत्र, और जाके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शरण में चले जाते हैं। अर्जुन देव इनकी सहायता करते हैं। इस वजह से जहांगीर जो है अर्जुन देव की मृत्यु कारित कर देता है। अर्जुन देव कौन थे? 5वें सिख गुरु जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर शाहजहाँ जो स्थापत्य कला में मशहूर था, कई चीज़ें उनकी थी, उनको देखेंगे। फिर औरंगजेब, इस पूरे लेक्चर में हम औरंगजेब तक पूरा देखेंगे, उनकी शासन व्यवस्था, फिर उनकी राज्य व्यवस्था, उनका स्थापत्य में योगदान, उनका साहित्य में योगदान, उनका संगीत में योगदान, उन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनकी पूरी वंशावली है, देख लीजिएगा। अंतिम शासक जो इनका, अगर वो उत्तर मुगल कालीन है उसमें देखेंगे तो बहादुर शाह जफर थे, जो कि 1857 की क्रांति में है। बुजुर्ग थे और इनको ही दिल्ली की सत्ता सौंपी गई थी। तो ये वहाँ तक है, 1857 की क्रांति तक। आइए फिर अध्ययन करते हैं। इनके थोड़ा एक यही मोटे मोटे इनकी मकबरा देख लेते हैं। बाबर, जिसकी मृत्यु हुई आगरा में, तो उनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इनकी इच्छा थी कि इन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो फिर यहाँ से इनको काबुल स्थानांतरित किया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर आगरा में है, सिकंदरा में। ये महत्वपूर्ण आगरा के बारे में देखेंगे, जिसकी स्थापना किसने की थी आगरा की? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी आगरा की।
जहांगीर इनका जो है लाहौर में है, शाहजहां इनका भी आगरा में है, औरंगजेब का कहाँ है, औरंगाबाद दौलताबाद। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो मुगलों की सूची है अभी ऊपर ही देखा हमने, क्या था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इतने के बारे में हम, इन शासकों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाबर, जिनका पहला जो महत्वपूर्ण शासक है वह बाबर के बारे में देख लेते हैं। यह मूलतः मध्य एशिया में स्थित फरगना का शासक था और इनका शासनकाल 4 साल तक था, 1526 से 1530 तक। 1494 ईस्वी में इनके पिता कौन थे, उमेर शेख मिर्जा की मृत्यु के पश्चात बाबर कौन बना, फरगना का राजा बना दिया जाता है, बहुत छोटी उम्र में। ठीक है, बाबर के रक्त में मध्य एशिया 2 योद्धाओं चंगेज खां और तैमूर लंग का रक्त था। ये चंगेज खां और तैमूर लंग दोनों का मिश्रित वंशज था। ठीक है, बाबर ने 4 युद्ध भारत में लड़े, यह महत्वपूर्ण इनके 4 युद्ध हैं जो कि भारत में उन्होंने लड़े हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ आइए देखते हैं। जो इनका पहला महत्वपूर्ण युद्ध है, कौन था युद्ध था यह, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब लड़ा गया, 1526। वो कब था डेट, 12 अप्रैल 1526 को इन्होंने पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, जो महत्वपूर्ण था। उस समय इस यहाँ पर लोदी वंश का शासक था और वो शासन कौन था उस समय शासक, इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध की यह खासियत थी कि इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी दिवंगत हो जाता है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो पूरे ऐतिहासिक काल में एक ऐसा शासक इब्राहिम लोदी है जो अपने युद्ध स्थल में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, साथ लड़ा गया पहला युद्ध इसने इब्राहिम लोदी से लड़ा, इसमें युद्ध में विजय हुआ और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और जो इस युद्ध की जो एक और खासियत थी वह क्या थी कि तुलगुमा पद्धति, इसमें नहीं है लिख लीजिएगा, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग इसी युद्ध में इन्होंने किया था, किसने, बाबर ने। अगला है, और इस युद्ध को जीतने के बाद काबुल के जितने व्यक्ति थे उनको बाबर ने चांदी का सिक्का दिया था। ठीक है, चांदी का सिक्का दिया था। चांदी का सिक्का देने की वजह से ही कि बाबर का एक और नाम दान करने के लिए कलंदर, लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है, मैं अलग से बता दिया, कलंदर की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, ये युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद इन्हें चांदी का एक सिक्का लोगों को इन्होंने बंटवाया था। अगला युद्ध है इनका खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में इन्होंने लड़ा। वह डेट थी 16 मार्च, वो 12 अप्रैल 1526 या 16 मार्च 1527। ठीक है, और यह युद्ध इन्होंने राणा सांगा के साथ लड़ा था। सर्वप्रथम इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, याद रखिएगा कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, इस वजह से ही यह विजयी होता है, जिहाद का नारा देने की वजह से ही है, और जिहाद का नारा दिया और यह इस युद्ध खानवा के युद्ध में यह विजयी होता है। और इसी युद्ध के विजय में इसको क्या मिलती है, गाजी की उपाधि यह धारण करता है। कलंदर की उपाधि पानीपत प्रथम युद्ध के बाद और खानवा के युद्ध के बाद यह गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर का मानना था कि राणा सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे और इस युद्ध में राणा सांगा की सेना पराजित हो गई। इतनी युद्ध के बाद भी यह पराजित होता है, इतनी सेनाओं के बाद राणा सांगा पराजित हो जाता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद तो उसने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, लेकिन जब वह खानवा का युद्ध जीतता है तो मुसलमानों पर लगने वाला एक कर तमगा नामक कर से इनको मुक्त करता है। इनको मुसलमानों को एक कर था तमगा, उसको खानवा के युद्ध के बाद यह समाप्त करता है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है इनका चंदेरी का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया, 1528 में। ठीक है, और वह किसके साथ लड़ता है, या मेदिनी राय के साथ लड़ता है। इस युद्ध को में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ठीक है, और गाजी की उपाधि धारण की, लेकिन इस युद्ध में हार तो गया
मेदिनी राय को हरा के विजयी तो हो गए, लेकिन इस युद्ध में जो राजपूत स्त्रियां थी, ये महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने इस युद्ध के बाद जौहर अपना लिया था। ठीक है, किसने? राजपूतों की स्त्रियों ने, याद रखिएगा, मेदिनी राय के युद्ध इनके साथ। अगला जो इनका अंतिम युद्ध था वह था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य कब लड़ा गया? 1529 में। ये इनका अंतिम युद्ध कह सकते हैं हम लोग। तो 1529, 6 मई 1529 को यह घाघरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, किसके साथ? अफगानों के साथ इनका यह युद्ध होता है। ठीक है, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर निर्विवादित रूप से दिल्ली का सम्राट बन चुका था, फिर भी उसे बचे हुए अफगान सरदारों को पराजित करने के युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है, और घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया और भारत में उसकी यह अंतिम युद्ध और विजय भी थी। इन चारों युद्ध, जो इसने चारों युद्ध लड़ा, पानीपत प्रथम युद्ध, खानवा और चंदेरी और घाघरा, इन सब में बाबर की विजय हुई। ठीक है, इस पे हमने देख लिया विस्तृत रूप से। अब यह लिखता भी था। बाबर ने अपनी मातृभाषा, इनकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की, मुगलों की। अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी? तुजुके बाबरी या बाबरनामा, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, तुर्की में लिखी। बाबर ने इनकी स्वयं की आत्मकथा अपने हाथों लिखी। यह पहला मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी आत्मकथा लिखने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। तुर्की में लिखा बाबरनामा, जिसे तुजक ए बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। इसके अलावा भी इसने मुबैयान या दीवान के लेखन का भी बाबर है, मतलब मुबैयान और दीवान, ये दोनों का भी लेखन किसने किया? बाबर ने ही किया। ठीक है, याद रखिएगा, मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास इसी की देन है। ठीक है, बाबर की। बाबर ने काबुल, मक्का, मदीना आदि स्थानों पर धन बंटवाया था, इसलिए बाबर को कलंदर कहा जाता था। वही पानीपत की प्रथम युद्ध जब उसने जीता था तो अपने लोगों को चांदी के सिक्के बांटे थे। ये बात यहाँ आई, तो चांदी के सिक्के के बांटने की वजह से पानीपत के प्रथम युद्ध में इनको क्या हुआ? कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और दूसरा जब खानवा का युद्ध हुआ लड़ा था तो मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर से उसने उनको छूट दिलवाई थी। ठीक है, अगला है बाबर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद, ये देख लीजिएगा, जो बहुत विवादित मुद्दा था, अभी सुलझा है। बाबरी मस्जिद, पानीपत की काबुला बाग मस्जिद तथा संभल की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, बाबर ने ये निर्माण करवाए थे। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की सबसे पहले मृत्यु हुई, और सबसे पहले बाबर को आगरा यानी आराम बाग में इनकी मृत्यु होती है, और इन्हें आगरा आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए दोनों चीज़ की, आगरा में भी इन्हें दफनाया जाता है और काबुल में भी। ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं, तो उपयुक्त दोनों आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे पूछा जाता है कि बाबर को मकबरा भारत के बाहर कहाँ दफनाया गया, तो भी लिख सकते हैं काबुल। ठीक है, और ये देखिए बाबर का ये पूरा था कि इसने ये इनका एक कार्यक्रम था, और बाबर के द्वारा कौन कौन से राजक थे जहां पर बाबर ने आक्रमण किया था। ठीक है, विजयनगर में जब इसने आक्रमण किया कृष्णदेवराय थे, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध, कश्मीर में मोहम्मद शाह था, मालवा में महमूद शाह द्वितीय था, गुजरात में बहादुर शाह था, बंगाल में नुसरत शाह था, मेवाड़ में राणा सांगा खानवा का युद्ध, सिंध में साहबेम अरमुन। अब बाबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे अधिक तो नहीं पूछा जा सकते, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। अब इनका पुत्र, इनके 4 पुत्र हुए थे, हम पहले ही बता दिए, लेकिन इन्होंने उत्तराधिकारी किसे बनाया? हुमायूं। ठीक है, तो आइए हुमायूं के बारे में देखते हैं। बाबर के 4 पुत्र हुए, कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, लेकिन हुमायूं क्या था? इन सब में बड़ा था। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार, हुमायूं अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल और कंधार दे दिया। जो इनका भाई कामरान था उन्हें काबुल और कंधार दिया। अस्करी को संभल तथा हिंडाल को अलवर की जागीर दे दी, यानी अपने भाइयों को अपनी जागीरें उसने बांट दी। चित्तौड़ की राजमाता कर्मावती ने गुजरात के मुस्लिम शासक, कौन था वहां मुस्लिम शासक? बहादुर शाह पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के अवसर पर हुमायूं को राखी भेजकर अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, कौन? राजमाता कर्मावती, गुजरात की।
और 1534 में बहादुर शाह चित्तौड़ को जीतने में सफल रहा। बहादुर शाह लेकिन जीत जाता है और चित्तौड़ के किले का इस समय दूसरा साका हुआ। ठीक है। 1539, अब आता है महत्वपूर्ण बात 1539। ठीक है, जो इसके समय का महत्वपूर्ण घटना है। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी, जो हमने बताया ना सूरवंश का संस्थापक, 1539 के चौसा के युद्ध में यह शेर शाह सूरी से पराजित हो जाता है। और पराजित होने के पश्चात जब हुमायूं युद्ध मैदान छोड़कर भाग रहा था, उसी समय एक नदी को पार करने के में निजाम नामक किश्ती, किसने, निजाम नामक एक किश्ती था जिसकी हुमायूं की उसने सहायता की। चौसा के युद्ध में भागने में निजाम नामक किश्ती ने हुमायूं की सहायता की थी, जिस वजह से इनको बचा लिया गया था। इसी उपकार के बदले में हुमायूं ने निजाम को एक दिन के लिए शासक बनाया था। जो इस चौसा के युद्ध में उसने उस किश्ती ने इनका सहायता किया था। इसी निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, जब वो शासक बना था तो उसने ही चमड़े के सिक्के चलवाए थे। कौन? जिसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को बचाया था। ठीक है। फिर 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम, महत्वपूर्ण युद्ध, चौसा का युद्ध था, अब यह कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था, फिर से युद्ध होती है और हुमायूं को पुनः पराजित किया। ठीक है। अब हुमायूं को भारत से बेदखल करके शेर खां ने दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार करके दिल्ली पर द्वितीय अफगान वंश, याद रखिएगा शेर शाह सूरी इसने द्वितीय अफगान वंश का संस्थापन किया। हुमायूं के समय काल में ही किया चौसा, और उसके बाद में उसने कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उसमें अंततः हुमायूं को फिर से हरा देता है शेर शाह सूरी, और हुमायूं 15 वर्ष तक निर्वासन जीवन जीतता है। उसके बारे में हम देखते हैं। 1544 में मालदेव ने जेता सुमेल, मालदेव तथा शेर शाह सूरी के बीच जेतारन गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, और इसी में शेर शाह सूरी की विजय हुई, और 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। कलिंजर दुर्ग का जब ये विजय कर रहा था तो उसी समय उल्का से, मतलब एक बम की वजह से इसको मृत्यु हो जाती है। अभी आगे इसका देखेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी हम हुमायूं को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से इनका वंश खत्म हुआ, फिर ये कैसे सत्ता में आते हैं। अब शेर शाह सूरी मर जाता है, उसके बाद हुमायूं 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लेता है तथा भारत में पुनः मुगलों की सत्ता स्थापित होती है। और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक, कौन सा पनाह, दीन पनाह नामक एक किले का निर्माण कराया। इसके 2 युद्ध और हैं, जो सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध, जब ये वापसी करता है 1555 में होगा, इसमें अभी चर्चा करते हैं। इसी किले में बने हुए पुस्तकालय, जहां पर उसने दीन पनाह का किला बनाया था, उसी में एक पुस्तकालय भी इसने बनवाया था हुमायूं ने, और इसी की सीढ़ियों से गिरकर फिसलकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती। ठीक है। और इसी मृत्यु की वजह से लेन पुल, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण लेखक है, लेन पुल जी ने क्या लिखा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरने की वजह से। ये किसने लिखा है? लेन पुल ने। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है। और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, यानी 4 पुत्र और एक पुत्री भी थी बाबर की, जिसका नाम गुलबदन बेगम था, उन्होंने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। और हुमायूं क्या था? वह ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास रखता था, और इसलिए वह प्रतिदिन कलरफुल कपड़े पहन के जाता था। 7 दिन उसके कलर अलग अलग रहते थे, वो इतना विश्वास ज्योतिष पर करता था। हुमायूं ऐसा मुगल बादशाह था जिसने शेर शाह सूरी के पराजित होने के पश्चात 15 वर्षों का निर्वासित जीवन जीना पड़ा, वो मैंने देखा। अब 15 मई ये है आ गया, 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने नसीब खां, जो कि इनका सेनापति था, नसीब खां के सेनापति वाली अफगान सेना, नसीब खां की जो अफगान सेना थी, उसको हुमायूं ने मच्छीवाड़ा युद्ध, याद रखेगा कि अफगानों को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया और संपूर्ण पंजाब पर अधिकार किया था हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में। ये महत्वपूर्ण युद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर 22 मई 1555 ईस्वी को सरहिंद के निकट मुगलों एवं अफगानों के बीच एक और युद्ध हुआ, इसमें भी अफगान पराजित हुए, जिसे क्या कहा गया? सरहिंद। यानी मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों युद्ध अफगानों से लड़ा हुमायूं ने, और दोनों में इनको पराजित किया, और अंततः इसने
दिल्ली की गद्दी पर पुनः अपना स्थापन हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बाबर और हुमायूं को बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। अब हुमायूं के समय में ही शेरशाह सूरी आता है, उसके बारे में भी यही देखते हुए चलते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी आइए देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वह क्या था? फरीद खान। ये 5 सालों यानी 40 से 45, 1540-45 के बीच इनका शासन रहता है। ठीक है, फरीद खान इनका, शेर खां का प्रारंभिक यानी शेरशाह सूरी का जो नाम था वो फरीद खां से नाम जाना जाता था। और इनका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ। किसका? शेरशाह सूरी का। फरीद यानी शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम यानी बिहार के जमींदार थे, यानी शेरशाह के पिता जमींदार थे। दक्षिण भारत के तत्कालीन शासक बिहार खां, दक्षिण भारत का एक शासक था बिहार खां ने निहत्थे फरीद द्वारा, मतलब निहत्था शेरशाह के द्वारा एक शेर को मार देने पर उसे शेर खां की उपाधि दी। यानी शेर खां की उपाधि इनको किसने दी? तो बिहार खां एक शासक था, उसने इन्हें शेर खां की उपाधि शेर को मारने के लिए दिया। बाद में बहार खां की विधवा दद्दू बेगम से शेरशाह ने शादी कर ली थी, यानी बिहार की ही विधवा दुद्दू बेगम से इन्होंने, शासक जो बिहार था उसी की विधवा से इन्होंने, शेरशाह सूरी ने शादी कर ली। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर उसने हजरते आला की उपाधि धारण की। यानी बंगाल के शासक को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार, फिर चुनार पर अधिकार। ठीक है, देखिए किस तरीके से अपना साम्राज्य शादी के जरिए बढ़ाया जा रहा है। 1534 ईस्वी में उसने सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। यानी 1534 में जब वो सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ता है तो महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए वह विवश करता है। 1539 वही हुमायूं के साथ जो चौसा का युद्ध हुआ उसमें हुमायूं को इसने पराजित किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खां की उपाधि, जो शेर खां की उपाधि दी थी वह विराज ने दी थी, ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, विहार ने, जो कि वह निहत्थे शेर को इसने मारा था, इसलिए उन्होंने इन्हें शेर खां की उपाधि दी। फिर अगला युद्ध इनका था 1540 में, इसने कन्नौज के युद्ध में फिर से हुमायूं को इसने पराजित किया और अफगान साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, हुमायूं को चौसा और कन्नौज विलग्राम के युद्ध में, दोनों युद्ध में हराकर दिल्ली पर अपना स्थापित कर लेता है और शेर शाह नाम से बैठता है। 1541 में उसने खंकरों का दमन किया पर उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी खंकरों ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और 1542 में शेरशाह ने मालवा को जीत लिया, दिल्ली के आगे वह मालवा को भी जीत लेता है। 1543 में उसने राजस्थान के रायसीन रियासत के राजा पूरनमल को धोखे से पकड़कर मार डाला 1543 में, और इस वजह से वहां की स्त्रियों ने जौहर के द्वारा अपनी जान दे दी। यही अगर शेरशाह के चरित्र पर एक अमिट कलंक कहा जा सकता है कि इसके द्वारा यह एक गलत कार्य किया गया और इसके परिणाम क्या हुआ कि वहां की राजपूतों की स्त्रियों ने जौहर करके अपना जान दे दी। ठीक है, 1544 ईस्वी में सैमल की लड़ाई में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, कैसे मालवा, मेवाड़, जोधपुर, अजमेर, दिल्ली सब पर यह 3-4-5 साल तक था, लेकिन ये हर जगह इसने विजित कर लिया। जैता व कुप्पा नामक राजदूत सरदारों ने अपनी वीरता से शेरशाह का मन मोह लिया और इसी लड़ाई के दौरान शेरशाह ने कहा था, ठीक है, शेरशाह ने सैमल की लड़ाई के दौरान ही क्या कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के हेतु हिंदुस्तान के बादशाहित खो दिया होता। यानी इसका कहना था कि एक मुट्ठी बाजरे के हेतु हिंदुस्तान के बादशाहत या खो देता अगर वह युद्ध लड़ता। और शेरशाह का अंतिम युद्ध अभियान 1545, यही हमने अभी चर्चा भी की थी कि कालिंजर में माना जाता है, जिसका शासक उस समय कौन था, कालिंजर का कीरत सिंह वहां का शासक था। यह इसका अंतिम युद्ध 1545 का होता है और वहां पर उसे उक्का नामक आग्नेय अस्त्र जिसका नाम उक्का था, उसी को चलाते समय बारूद में विस्फोट हो जाता है और इसी वजह से इसकी 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से शेरशाह ने सारे विजित किए, उसके बाद इसकी मृत्यु भी हुई।
प्रशासनिक सुधार के रूप में उसे अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अकबर का अग्रदूत किसे कहा जाता है, वह शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इस्लाम शाह का अन्य उत्तराधिकारियों से संघर्ष आरंभ हो जाने से सूर साम्राज्य पर संकट छा जाता है। शेरशाह के समय भूमि को उपज के आधार पर अच्छी, साधारण व खराब श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यानी यह इस राजस्व व्यवस्था भी इसकी अच्छी थी। उपज का 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था, जो नगद और जिन्स दोनों के रूप में होता था। ठीक है, 1/3 लगान लेता था। इसी के शासनकाल में महान भू विशेषज्ञ टोडरमल खत्री, जो अकबर के साथ भी इन्होंने कार्य किया था, इसी के शासनकाल के वो थे। कौन? टोडरमल खत्री। अकबर के समय भी ये राजस्व के मुखिया रहते हैं, याद रखिएगा। शेरशाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए उसने रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। भू राजस्व के निर्धारण की नीति प्रणाली प्रचलित थी। 3 कौन कौन सी प्रणाली थी? वह 3 आइए देख लेते हैं। गल्ला बख्शी या बटाई, मुक्ताई या कनकुत और नगदी या जब्ती प्रणाली। ये 3 प्रणालियां उस समय राजस्व निर्धारण की थी। उसने जब्ती प्रणाली को लागू किया, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। यानी जितनी भूमि की माप हो उतना ही लगान। भूमि माप में उसने अहमद खां की मदद ली थी। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 72 अंक वाला सिकंदरी गज, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है यह, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। राजस्व के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता रहा है। सरकार की ओर से किसानों को भूमि पट्टे पर दिए जाते थे और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार करता था। क्या? भूमि को पट्टे पर देना। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कें, याद रखिएगा इसका महत्वपूर्ण, सड़कों में भी है, 4 बड़ी सड़कें तथा स्नान स्थान पर यात्रियों के ठहरने के लिए सुविधाजनक सराय बनाया था। ठीक है, उसके द्वारा निर्मित कराई गई सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर यानी वर्तमान पाकिस्तान थी, जिसे जीटी रोड, जो इलाहाबाद से भी होकर जाता है, ग्रांटक रोड जिसे बोलते हैं, जिसका अस्तित्व तो आज भी है, जिसे ग्रांटक रेड जीटी रोड के नाम से जानी जाती है। इसे सड़के आजम भी, यानी ग्रांटक रोड को ही सड़के आजम कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो बंगाल से पाकिस्तान तक जाती है, याद रखिएगा। शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। उसने 2 प्रमुख मुद्राएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि तांबे को 380 ग्रेन का दाम और चांदी को 178 ग्रेन का रुपया जारी किया। यानी चांदी का जो ग्रेन था वह 178 ग्रेन था और तांबे की जो मुद्रा थी उसकी 378 ग्रेन था। हाँ, और इतिहासकार शेरशाह सूरी आधुनिक रुपया व्यवस्था का अग्रदूत भी मानते हैं। इसने आधुनिक रुपया का भी चलन किया था, तांबे और चांदी के रूप में। दाम एवं रुपये का जो अनुपात होता था वह क्या था? 64:1। यह भी पूछा जाता है कई एग्जामों में। उसने अपने जो सिक्के थे उस पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी भाषा एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया था। नाम, पद एवं टकसाल। शेरशाह के रुपए के विषय में इतिहासकार स्मिथ ने कहा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली की क्या थी? आधार थी। यानी इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया और 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। यानी शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। शेरशाह ने दिल्ली में लंगर की स्थापना की, जहां पर 500 तोला सोना हर दिन व्यय किया जाता था। यानी ये लंगर की व्यवस्था भी किया था, दानी भी था यह। शेरशाह ने 2 महत्वपूर्ण इमारतें, कौन कौन? सासाराम बिहार में एक झील के मध्य में अपने मकबरे और दिल्ली में पुराना किला का निर्माण कराया। यानी दिल्ली का पुराना किला और बिहार का सासाराम इसी ने ही बनवाया और सासाराम में भी इसको दफनाया गया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। ठीक है, और प्रत्येक सरकार जो थे 47 में 2 अधिकारी होते थे। सिकदारे या सिकदारान जो कानून व्यवस्था की देखभाल करता था और मुंसिफे मुसिफान जो लगान व्यवस्था देखता था। 2 अधिकारी। दिल्ली में उसने शहर पहना बनाया
शेर शाह किसानों से जरिमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क 2.5% एवं मोहसिलाना कर संग्रह शुल्क 5% लेता था। ठीक है। ग्राम की कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो था उस समय, वह चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान को दे दिया था इसने। और किसानों को तकावी कर्ज भी दिए। याद रखिएगा, इसने कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं देख लीजिए। इसने व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु अनावश्यक कर को समाप्त करके केवल 2 स्थानों यानी बंगाल में सीकरी गली एवं सिंध में चुंगी लगाने का प्रबंध किया। यानी 2 जगह इसने चुंगी की व्यवस्था की व्यापार को बढ़ाने के लिए। शेर शाह ने 1700 सरायों यानी सरोवरों का निर्माण करवाया और प्रत्येक सरायों में हिंदू मतलब सराय मतलब रहने की व्यवस्था की इसने। और हर जगह इसने हिंदू और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी। जो भी इसने रहने की व्यवस्था 1700 कराई थी। डॉक्टर कानूनगो ने इस सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन सरायों का इस्तेमाल डाक चौकी के रूप में भी किया गया। शिक्षा के लिए इसने प्रत्येक मस्जिद में मकतब का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने योगदान किया और मकतब का निर्माण करवाया। अब्बास खां के मुताबिक बुद्धिमत्ता एवं अनुभव में वह दूसरा हैदर अली था। ठीक है। हैदर अली अभी हम पढ़ेंगे मैसूर के जब पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बिना पढ़ा लिखा कुशाग्र शासक कह सकते हैं। शेर शाह के शासनकाल में ही, शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही जायसी ने पद्मावत की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जो महत्वपूर्ण मूवी भी थी, बहुत चर्चाओं में थी, उसकी रचना किसने की थी? जायसी ने, शेर शाह सूरी के समय में ही। सरकार को परगना में विभक्त किया गया। इसमें निम्नलिखित अधिकारी थे: सिकदार, ऊपर देखा हमने कानून व्यवस्था, अमीन, लगान की वसूली की देखभाल। इसके समय में नई शैली का प्रवर्तन है। डमरू की शक्ल में दिखने वाले मकबरे पर हिंदू मंदिरों का भी प्रभाव माना जाता है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा है। ठीक है। फोतजार, खजांची एवं कारूनको का कार्य हिसाब किताब होता था। ठीक है। ये कानूनगो होगा, तो इन सब का किताब क्या था? हिसाब किताब करना। शेर शाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया और स्थानीय अधिकारी यदि हत्यारे या डकैती का पता नहीं लगा पाते थे तो उन्हें ही सजा दी जाती थी। ठीक है। स्थानीय अधिकारी अगर इन सब का पता न लगा पाते थे तो उन्हें ही दंड दिया जाता था। शेर शाह के समय सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि अहमद खां शेरवानी को कहना पड़ा कि बिल्कुल असक्त वृद्ध अशरफियों का थाल हाथ पर लिए चला जाए और जहाँ चाहे वहाँ पड़ा रहे, चोर या लुटेरे की मजाल नहीं कि आंख भर की उसकी ओर देख सके। मतलब इतना कड़ा शासन इसने लगा रखा था।